नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है। चक्रव्यूह का वक्त है। शुरुआत करते हैं पहले वो कहानियां जिस पर आपने अपनी पसंद हमको बताई है। पहली कहानी थी 18% दर्शकों ने इसको वोट किया है। देश की हाईटेक सिटी बेंगलुरु क्या अब रहने लायक नहीं बची है? सड़क के एक गड्ढे ने मेधा जैसी होनहार लड़की की जान ले ली। आखिर मेधा को इंसाफ कब मिलेगा? हमारी इस मुहिम का हिस्सा जरूर बनिएगा। बेंगलुरु को साफ सुथरा बनाना है। अगली कहानी 23% दर्शकों की नजरें टिकी हैं यूपी पर, जहां मिड डे मील के नाम पर क्या बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? खराब क्वालिटी का खाना, आखिर स्कूली बच्चों का पोषण कौन डकार रहा है? आज होगा एक बड़ा पर्दाफाश। और कहानी नंबर 3 थी। आगे बढ़ेंगे 28% वोट के साथ। नंबर 2 पर वो तीखा विवाद है जहां पर लड़ाई शुरू हुई है कॉकरोच से, लेकिन बीजेपी सांसद कंगना रनौत इसे कुत्ते और लोमड़ी पर क्यों लेकर आ गई है? एक नया पंगा ले लिया है कंगना ने। राजनीति के दिलचस्प और विवादित पिक्चर आपको दिखाएंगे 7:28 पर। मेरे साथ लगातार बने रहिए। और अब आज की लीड स्टोरी, जिससे आपने दिए सबसे ज्यादा 31% वोट। देश में शुद्धिकरण पर छिड़ गया एक नया सियासी घमासान। क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा अपमान है? इस पर बवाल बहुत ज्यादा मचा है। तो बिना एक सेकंड भी गवाए सीधे शुरू करते हैं आज की यही सबसे बड़ी खबर, जिसको आपने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। राजनीति का एक कड़वा सच है, जब जब चुनाव पास आते हैं अपमान और अस्मिता की राजनीति अचानक चरम पर पहुंच जाती है। विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अगले साल उत्तराखंड में चुनाव हैं, यूपी में भी हैं और पंजाब में भी हैं, लेकिन अपमान वाली पॉलिटिक्स का कार्ड कांग्रेस ने अभी से खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान से उठा शुद्धिकरण का सियासी तूफान आज दिल्ली में संसद तक पहुंच गया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि विपक्ष के नेता भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने सीधे तौर पर दलितों के अपमान से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आज सीधा हमला बोला। मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। यहां पर आपको बता दें कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की विजय शंखनाद रैली हुई। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा समेत कांग्रेस के कई नेता दिग्गज वहां मौजूद थे। इसी मंच पर कांग्रेस के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव काजी मोहम्मद निजामुद्दीन भी थे। आरोप है कि रैली के मंच से कथित तौर पर विवादित और धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगे, जिससे रामलीला मैदान की पवित्रता भंग हुई। और इसी को मुद्दा बनाकर रैली के 2 दिन बाद 10 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंच गए। वहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया। पूरे परिसर में गंगा जल छिड़ककर रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया। यहाँ पर एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये एक हिंदू मानवाधिकारों को देखते हुए ये मंच बनाया गया है। सांस्कृतिक मंच है। जिस स्थान पर हम हैं ये हिंदू मानदंडों को देखते हुए हमारे धार्मिक आयोजनों के लिए बनाया हुआ एक मंच है। इस मंच पे इस मंच का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए करना और फिर उसके बाद मंच पे एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो यह कहता हो कि हिंदूवादी संगठन जो है सांप, उनसे उसकी तुलना करता हो। हिंदूवादी संगठन शुद्धिकरण के पीछे की वजह कुछ और बताते हैं, जबकि कांग्रेस इसे दलित स्वाभिमान और छुआछूत की मानसिकता से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर हमलावर है। हालांकि जेपी नड्डा ने
शुद्धिकरण को बीजेपी से जोड़ने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि वो शुद्धिकरण की घटना का समर्थन नहीं करते और बीजेपी के लोग ये नहीं थे। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। राज्यसभा में शुद्धिकरण के मामले पर खूब हंगामा मचा। मल्लिकार्जुन खड़गे के हमलों का जवाब देने के लिए मोर्चा जेपी नड्डा ने संभाला हुआ था। इस बीच सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कहकर एक तरीके से मामले को ठंडा करने की कोशिश की। You have listened to Nadda ji, na? I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught and they should be punished. There is no two different opinion on this. छुआछूत बोलिए, अस्पृश्यता बोलिए, अछूत बोलिए, अनटचेबिलिटी बोलिए, पूरा देश एक साथ इसकी आलोचना करना चाहिए। राज्यसभा में ये एकता दिखाई भी दी। खड़गे साहब ने जब चिंता जताई कि उनको अछूत माना गया, उसमें पूरा सदन एक साथ हुआ और उनके पीछे खड़ा हुआ। लेकिन राज्यसभा में सरकार से लेकर सभापति तक इस घटना की निंदा कर रहे थे, कार्रवाई का भरोसा दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता हैं और केंद्र के मंत्री हैं मोदी सरकार में, गिरिराज सिंह। उनकी आंखों पर एक अलग ही सियासी चश्मा चढ़ा हुआ था। मंत्री महोदय इस पूरी घटना को छोटी सी बता रहे थे, सुनिए। खड़गे जी बुजुर्ग हैं। खड़गे जी ऐसी छोटी छोटी बातों को क्यों उठाते हैं? वो सफाई कर रहा था, गंदगी की इनके अथी के कारण जो रैली या कुछ किए थे, तो गंदगी की सफाई हो रही थी। तो सफाई करेगा, उसको धर्म से जोड़ देंगे, उसको जात से जोड़ देंगे। ये उचित नहीं है। खड़गे जी आप बुजुर्ग हैं। ऊंची छोटी गंदगी, क्या गिरिराज सिंह की लाइन पार्टी लाइन से अलग है? क्या गिरिराज सिंह के विचार नेता सदन जेपी नड्डा से अलग है? क्या गिरिराज सिंह को दलितों का अपमान छोटी मोटी बात लगती है अपने देश में? ये भी उनको साफ जरूर करना चाहिए, खुद वो अगड़ी जाति से आते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दलित समाज से आते हैं, इसीलिए रामलीला मैदान में शुद्धिकरण हवन का आयोजन किया गया था। कुल मिलाकर हिंदूवादी संगठन इसे धार्मिक स्थल की पवित्रता का मुद्दा बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे दलित विरोधी मानसिकता कहती है। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अपने देश में दलित राजनीति का सफर केवल चुनावी वोट बैंक की कहानी नहीं है। इसका सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और अधिकारों की लड़ाई से शुरू होकर आधुनिक लोकतंत्र की सत्ता में धुरी बनने तक का एक लंबा इतिहास है। भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में दलित अस्मिता और अधिकार एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसे लगभग हर राजनीतिक दल अपने अपने सुविधा अनुसार इस्तेमाल करता है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और अन्य दल। हर किसी को दलित वोट बैंक की चिंता रहती है। लोकसभा की बात करें तो इस समय करीब 84 सांसद दलित समुदाय से इस वक्त हैं। इनमें से 30 भारतीय जनता पार्टी में हैं और 20 सांसद कांग्रेस के हैं। जाहिर है चुनाव है तो मुद्दा उठेगा ही, चाहे फिर वो दलितों के नाम पर ही क्यों ना हो। सबको उनके वोट जो चाहिए। भाजपा की एक नीति है कि वो किसी न किसी तरह से शरारत करें, अगर खुद सामने ना भी आए तो अपने किसी फ्रिंज एलिमेंट को आगे कर देते हैं और वो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं जो इनकी असली मानसिकता भाजपा आरएसएस की
जो इनकी विचारधारा है वो मानसिकता दिखाई जाती है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण का अशुद्ध लोगों ने नाटक किया उसके बारे में कहा जा सकता है कि कतई भी जायज नहीं था। ये रामलीला मैदान में कांग्रेस को रैली की इजाजत प्रशासन ने दी थी। अगर वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो संविधान के या कानून के खिलाफ था तो उसकी जांच तो पुलिस प्रशासन को अब तक शुरू कर देनी चाहिए थी। आखिर इन लोगों का रामलीला मैदान के शुद्धिकरण का ठेका किसने दिया था? किसी के पास भी न्यायाधीश बनकर किसी सार्वजनिक स्थान के शुद्धिकरण करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह की हरकतें किसी मुद्दे का समाधान करने की बजाय समाज में केवल अविश्वास, नफरत और धार्मिक खाई पैदा करती हैं। और हम सब देख रहे हैं, जान भी रहे हैं कि आजकल अपने देश में राजनीति यही असमानता पैदा कर रही है। इन्हें रोकना और इनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है और सबको एक साथ आना होगा। संसद का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 19 दिन तक चले इस सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष में पहले दिन से ही तलवारें खिंच गई थी। आखिरी दिन तो लोकसभा सिर्फ 1 ही मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चल पाई। लंबे अरसे के बाद लोकसभा में सरकार के लगभग सभी दिग्गज जैसे कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री एक साथ लोकसभा में दिखाई दिए। तो विपक्ष की अगुवाई एलओपी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन आज विपक्षी खेमे में दिग्गज सदन में कुछ कम दिखाई दिए। वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्रवाई लोकसभा में शुरू होते ही 11:01 या 2 मिनट पर स्थगित भी कर दी गई। आपको बताऊं, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे 30 मिनट ही काम नहीं हुआ, माफ करिएगा, सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट ही कार्रवाई चल पाई। वही राज्यसभा में कुल 114 घंटे काम होना था, 76 घंटे 34 मिनट काम नहीं हो सका, यानी कार्रवाई केवल 37 घंटे 24 मिनट ही चली है। यानी आप कह सकते हैं कि संसद में इस बार सिर्फ हंगामा हुआ है। उनके नाकामी से ये सब हो रहा है। ये सोचते हैं कि आज होश में आके नींद से उठकर वंदे मातरम पूरा गाना गा दिए तो ये नया भक्त बन गए और देशभक्ति बन गए। कोई इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या कि ये बहुत अच्छे नागरिक है और बहुत अच्छे देशवासी है और हमसे ज्यादा है? राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं। वैसे भी आते ही रहते थे, अब इस सत्र में नहीं आए। अगर वो आ जाते तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर विराम लग जाता कि आएंगे, बताएंगे या नहीं बताएंगे। पर अगर वो खुद आ जाते, उनकी प्रेजेंस उस बात पे विराम लगा देती, लेकिन प्रेजेंस हमें दिखी ही नहीं। इस मॉनसून सत्र में सरकार बहुत ही अहम और बड़े बड़े बिल लाने वाली थी, लेकिन पूरी कार्रवाई खत्म हो गई। सरकार वो बिल लिस्ट तक नहीं करा पाई। अब याद दिलाता हूं, 19 दिनों का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। पहले ही दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन सीजेपी और छात्रों के आक्रोश भरे दबाव के कारण पहली बार ये ऐसा हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में कि किसी मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीच सत्र में त्यागपत्र उनसे लेना पड़ा। लेकिन दिल्ली पुलिस की उस वक्त हुई जो 20 जुलाई की हरकत थी, कथित बर्बर एक्शन था, उसका कारण समूचे विपक्ष ने दबाव लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह पर बढ़ा दिया और उनसे जवाब देने की मांग की, जिसको लेकर दोनों तरफ से पूरे मॉनसून सत्र में दबाव बना रहा। सरकार से जवाब विपक्ष मांग रहा था, सरकार जवाब नहीं दे रही थी। सरकार ने आखिरी दिन का, बिल्कुल समाप्ति के 1 दिन पहले, कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि वो खुद चर्चा में आने को तैयार है, लेकिन विपक्ष उनकी शर्तों के आधार पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। मॉनसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश हुए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश किए गए। इसमें से 11 बिल पास भी हो गए हैं। लेकिन इस बार यह भी हुआ कि सरकारी खेमा अपने जो 2-3 फेवरेट बिल थे, जिसके बारे में बहुत चर्चा थी मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले कि डिलिमिटेशन परिसीमन का बिल आ जाएगा, महिला आरक्षण बिल को दोबारा लेकर आ जाएगा, वो सरकार जो योजना बना रही थी वो इन बिल को लेकर नहीं आ पाई। यहां तक कि FCRA जो विदेशी चंदे पर लगाम लगाने वाला बिल था, जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी विधेयक है, उसको भी सरकार ले तो आई, लेकिन उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा, वो भी संसद से पास नहीं हो पाया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन तो विपक्षी सांसदों ने अजीबोगरीब तरीके से एक सॉफ्ट टॉय लेकर प्रदर्शन भी किया। देखिए जरा।
56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। विपक्ष ने ये जो प्रोटेस्ट किया जिसमें सॉफ्टवेयर के तौर पर उनके हाथ में एक मंकी दिखाई दे रहा था, इसका विरोध पुरजोर तरीके से बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से गिरिराज सिंह ने किया और कहा कि कांग्रेस तो मदारियों की टीम। क्या मजाक बना दिया, बांदर लेकर के आ रहे हैं, क्या बांदरों की टीम है, क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी, कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया, बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन विपक्ष छात्रों के मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है। नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में खामियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जब संसद का सत्रावसान हुआ तो दिल्ली के मावलंकर हॉल से पीएम मोदी और अमित शाह पर फिर से तीखा हमला बोला। अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। उसका एक तरीका है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस बार वो सरकार को घेरने में कामयाब हो गए हैं। पर सरकार की तरफ से अब क्या गुगली फेंकी जाती है, क्योंकि अभी भाषण होना है लाल किले की प्राचीर से और उसके बाद पूरा का पूरा वक्त है सरकार के पास अपनी तमाम स्कीम्स को अनाउंस करने का, उस पर अब सबकी नजर बनी रहेगी। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी। अदम गोंडवी साहब की गजल का एक मतला है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा कितना किताबी है। रजिस्टर में चावल दाल सब्जी की एंट्री पूरी हुई है, फाइल में तो पोषण भी पूरा दिया गया है, यानी आंकड़ों में सब चंगासी। लेकिन कैमरा जब बच्चों की मिड डे मील की थाली तक पहुंचता है तो फाइल और हकीकत के बीच का फर्क साफ दिख जाता है। इस फर्क को अगर एक लाइन में कहना हो तो यही कहेंगे, बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई और हमीरपुर के स्कूलों में परोसी गई मिड डे मील की इन थालियों को जरा देखिए। मिड डे मील नाम तो अब पुराना पड़ गया है, लेकिन प्रचलित है। सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। और पीएम पोषण योजना में बच्चों को क्या खाना परोसा गया, उसकी अब तहकीकात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से सामने आई तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, क्या ये बच्चों की पोषण वाली थाली है? इसे देखकर पहली नजर में आपको यही लगेगा कि शायद भोजन बनाते बनाते 4500 करोड़ रुपए का बजट खत्म हो गया। चावल है, लेकिन ऐसे कि देखकर लगता है कि चावल नहीं, किसी सरकारी योजना का जला हुआ सपना परोसा गया है। चावल इतने जले हैं कि लगता है कि भविष्य पकाते पकाते वर्तमान ही जल गया है। दाल के नाम पर क्या है? दाल का नाम तो दाल है। थाली में ढूंढिए तो आपको सिर्फ एक पानी मिलेगा, जो कि शायद हल्दी मिला है, पीले रंग का पानी। दाल इतनी ईमानदारी से बनाई गई है, उसमें दाल के अलावा सब कुछ दिखाई देता है, पानी, हल्दी, जीरा, शायद नमक भी, शायद छौंक भी लगा हो। बस अगर थाली में दाल ढूंढना कोई निकले तो शायद दाल खुद उससे पूछ ले, भाई कहीं मुझे देखा है क्या? और सब्जी का हाल कैसा है? सब्जी का हाल ऐसा जैसे बच्चों को सिस्टम सब्जबाग दिखा रहा हो। सब्जी इतनी सूक्ष्म मात्रा में है कि अगर बच्चा उसे ढूंढते ढूंढते बड़ा हो जाए तो भी शायद मिलना मुश्किल है। जो आपको आपकी फोटो आई है, खाना मिलता है आपको, कैसा खाना मिलता है? अच्छा। क्या क्या मिलता है खाने में? क्या क्या मिलता है? दाल मिलती है, दाल मिलती है। अच्छा, दाल कैसी रहती है? कच्ची रहती है। और खाना अच्छा रहता है या खराब रहता है? खराब। मास्टर लोग आपस में, प्रिंसिपल बूढ़े वाले मास्टर हुए और सोमड़ी, ये दोनों लड़ते रहते हैं, पढ़ाते हैं नहीं स्कूल में बच्चों को। खाना भी नहीं अच्छा बनता है। ऐसा खाना बनता है क्या देखते? उसमें पानी अलग दिखता है, सब्जी आलू अलग दिखते हैं, जो बनता है सब अलग अलग दिखता है। वो चाहे यूपी के हमीरपुर में परोसी गई थाली हो या फिर हरदोई की, थाली में चावल, दाल और सब्जी खोजने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत भले ना हो, लेकिन अगर कोई पूछ बैठे कि इसमें पोषक तत्व कहाँ हैं,
तो साहब ये खोज आसान नहीं है। शायद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कम मेहनत में कर ली होगी जितनी मेहनत इस थाली में पोषण खोजने में करनी पड़ती है। लेकिन हरदोई के कोटरा प्राथमिक विद्यालय में तो मेहनत स्कूल का चार्ज संभालने के लिए हो रही है। ये सहायक अध्यापक विनोद कुमार घपले का एक आरोप लगाते हैं प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार पर। वहीं राजेश कुमार का दावा है कि ऐसा करके विनोद उनसे स्कूल का चार्ज हथियाने में लगे। खाने की गुणवत्ता सही नहीं है, बिल्कुल गुणवत्ता खराब है। शिकायत मैंने की थी, जिसकी अभी जांच चल रही है। विनोद जो है वो हमारे चार्ज चाहते हैं हम किसी तरीके से सस्पेंड हो, किसी तरीके से हम पर कार्रवाई हो। नाना प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, नाना प्रकार के सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल किए जाते हैं। उन वीडियो से हम बहुत परेशान हैं। दो शिक्षकों की लड़ाई में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ चल रहा है। किसी बच्चे की थाली में अगर प्रोटीन के पोषण की जगह सिर्फ पानी मिले तो समस्या सिर्फ सहायक अध्यापक, प्रभारी प्रधानाचार्य या रसोई की नहीं है, ये पूरे सिस्टम का आईना है। और अगर आईना गंदा दिखाई दे रहा है तो आईना तोड़ने से चेहरा साफ नहीं होगा। जरूरत है उन हजारों हाथों को पकड़ने की जो बच्चों के हिस्से की थाली को रास्ते में हल्का कर रहे हैं। हमीरपुर में सामने आए वीडियो के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी मुकेश खरवार ने मामले की जांच के आदेश दिए। अभी संज्ञान में आया है वीडियो हमारे, तो अभी इसके लिए जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। जैसे ही कुछ आता है तुरंत कार्रवाई होगी। मिड डे मील में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। मामला यूपी का है। जैसा ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया, मिड डे मील की थाली के साथ साथ सियासत भी थाली में परोसी जाने लगी। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और पूछा कि बच्चों का ऐसा हाल क्यों है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तो आरोपों की पूरी थाली सजा दी। मिड डे मील में सड़ा खाना, जला खाना, बासी खाना, प्रदूषित खाना और बच्चों के हिस्से का पोषण हड़पने तक के गंभीर आरोप। कुल मिलाकर सियासत को नया मुद्दा मिल गया। उत्तर प्रदेश की सरकार छोटे छोटे बच्चों का मिड डे मील खा जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। बड़ों की नौकरियां खा जा रही है, बेरोजगारों की नौकरियां खा जा रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मिड डे मील में ही नहीं, चारों तरफ जिधर आप नजर उठा के देखोगे उधर करप्शन है। क्या कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे करप्शन का शिकार नहीं हुआ? मिड डे मील कोई सरकारी एहसान नहीं है, ये बच्चों का हक है। भारत का संविधान बच्चों को सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं देता, उनके स्वास्थ्य, विकास और पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार पर डालता है। लेकिन सवाल है, बच्चों के इस अधिकार को कौन डकार रहा है? क्या सिस्टम का पेट इतना बड़ा हो गया है कि बच्चे की थाली का निवाला भी उसमें समा जाए? ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो उठेंगे। आखिर इस सिस्टम में किसकी भूख बड़ी है, बच्चे की या भ्रष्टाचार की? क्या गरीब बच्चों की भूख भी सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा भर है? अब जरा कागज पर दर्ज यूपी सरकार की पूरी व्यवस्था भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत करीब 87,426 प्राइमरी स्कूलों के 92,69,000 बच्चे हैं। 54,277 अपर प्राइमरी स्कूलों के करीब 54,27,000 बच्चे इस योजना के दायरे में आ रहे हैं। यानी लाखों बच्चों की थाली का सवाल है ये। इन बच्चों के लिए खाना बनाने और खिलाने के काम में 3,53,536 कुक कम हेल्पर लगाए गए हैं। अब खाने का हिसाब भी समझिए। सरकारी नियम है कि हफ्ते में 4 दिन चावल से बना खाना होगा और 2 दिन गेहूं से बना खाना दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे की थाली में कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और बड़े बच्चों के लिए कम से कम 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन। सरकार के मुताबिक गेहूं और चावल की व्यवस्था मुफ्त में होती है। एफसीआई से अनाज मिलता है, फिर सरकारी राशन की दुकान के जरिए ग्राम प्रधान तक पहुंचता है और स्कूल में खाना तैयार होता है। लेकिन सिर्फ चावल और गेहूं से खाना नहीं बनता है, उसमें सब्जी भी होनी चाहिए, तेल भी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मसाला भी चाहिए और बाकी सामान जो खाने के लिए जरूरी है। इसके लिए सरकार अलग से पैसा देती है। प्राइमरी के एक बच्चे के लिए सरकार 6 रुपए 78 पैसे रोज खर्च करती है और उच्च प्राथमिक के बच्चे के लिए 10 रुपए 17 पैसे। यानी व्यवस्था में अनाज भी है, खाना बनाने वाले लोग भी हैं, सब्जी, तेल, मसाले के लिए बजट भी है। अब सवाल ऐसे में बिल्कुल सीधा सा है, फिर बच्चे की थाली में जले हुए चावल क्यों हैं? थाली में दाल क्यों नहीं है? केवल पानी क्यों परोसा जा रहा है? क्या बड़ी संख्या में बच्चों के लिए खाना बनाना इतना मुश्किल काम है? अब जरा गौर करिएगा, आप लोग कई मंदिरों में जाते होंगे,
मंदिरों में, खासकर उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, उन जैसी तमाम पवित्र जगहों पर हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में खाना दिया जाता है, खिचड़ी के तौर पर। अक्षय पात्रा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो किचन में एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के लिए खाना तैयार करती हैं। इसी तरीके से गुरुद्वारों में, लंगरों में रोज लाखों लोग, हजारों लोग खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, खाना खाया जाता है। वहां भी चावल, दाल, रोटी, सब्जियां होती हैं। लोग आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, कोई शिकायत नहीं करता। तो फिर सरकारी स्कूल के बच्चे की थाली में यह व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई दे सकती? बात करते हैं आज की अगली कहानी। अब बात उस शहर की जिसे दुनिया भर में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम पे जाना जाता है। ये वो शहर जो देश में सबसे ज्यादा टैक्स कमा कर देने में टॉप 5 की लिस्ट में है। वो शहर जो दुनिया भर की आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं, लेकिन उसी हाईटेक शहर की सड़कों पर जब आप निकलते हैं तो ये गारंटी नहीं होती कि आप शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेंगलुरु की। यहां सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन सड़कों का हाल नहीं बदलता। लगातार कंसिस्टेंसी है खराब सड़कों की। अब की बार सड़कों की बदहाली और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों की शिकार हुई है 32 साल की मेधा, जो एक 3 साल के छोटे से नन्हे से बच्चे की मां भी है। एक पत्नी है, कामकाजी महिला है जो अपने परिवार का खर्च मिलकर बांट रही थी, जिसकी जिंदगी बेंगलुरु के एक गड्ढे ने निगल ली है। आज पूरा देश पूछ रहा है कि मेधा को इंसाफ कब मिलेगा। माना यहाँ दिल्ली, नोएडा से लखनऊ, कानपुर, बिहार पास है, वहां की खबरें आप खूब देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको ले चल रहा हूं सुदूर दक्षिण में, बेंगलुरु की तरफ। वो शहर जो हिंदुस्तान के बड़े और चमचमाते शहरों में गिना जाता है। क्या हुआ मेधा के साथ, अब इस पूरे प्रकरण को समझ लीजिए। सुबह के 9 बजे का वक्त था। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के ईपीएफओ ऑफिस में काम करने वाली मेधा अपने दोस्त अजय गुरु के साथ स्कूटी पर दफ्तर के लिए निकली थी। पीछे बैठी हुई थी। रोज की तरह बुधवार को भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन अनंत नगर जैसी पॉश कॉलोनी के रोड पर मौत एक गड्ढे की शक्ल में जैसे उनका इंतजार कर रही थी। सामने चल रही एक कार ड्राइवर की वजह से, गड्ढे से बचने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। कार के पीछे अजय की स्कूटी थी, वो अभी अचानक ब्रेक लगाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ता है। स्कूटी में मेधा पीछे बैठी थी, वो बैलेंस नहीं संभाल पाती और सड़क पर गिर जाती है। और अगले ही पल, कुछ ही सेकंड में, उनके पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक मिनी गुड्स की गाड़ी उनके गले के ऊपर से गुजर जाती है और अस्पताल लाते लाते मेधा दम तोड़ देती है। मूल रूप से केरल के कोझिकोड की रहने वाली मेधा के परिवार में उनके पति SL आकर्ष हैं और एक छोटा बेटा है, दक्ष नाम है जिसका। उस 3 साल के बच्चे पर आखिरकार क्या गुजर रही होगी। खराब सड़कों से परेशान पहले ही स्थानीय निवासी त्रस्त थे और इस हादसे के बाद तो उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। अब बेंगलुरु के इस इलाके के लोगों ने सड़कें जाम कर दी। घटना स्थल पर लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, नारेबाजी की और सड़कों की वजह से हो रही इन बेरहम मौतों पर सवाल खड़े। 32 साल की महिला मेधा आकाश के मौत के बाद अभी ये हुस्कूर गेट के सामने ये सारे रेसिडेंट्स आकर इधर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके वजह से इधर बहुत भीड़ है और पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, PWD ऑफिशियल्स सारे लोग इधर आकर इधर रेसिडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इधर का लोग डिमांड कर रहे हैं, इधर का MLA तुरंत इधर आकर इन लोगों के साथ बात करना है और इधर सड़कों का कंडीशन बहुत खराब है और इसी की वजह से कल मौत हुआ है। पुलिस ने खराब सड़क की बात तो मानी है, लेकिन पुलिस की जांच में मौत की वजह जो स्कूटी के आगे कार चल रही थी जिसने अचानक ब्रेक लगाया गड्ढे की वजह से, उसको बताया, यानी कार को बताया। अभी बेंगलुरु पुलिस अब CCTV खंगाल रही है, मामला दर्ज कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस अधिकारी, जिस इंजीनियर, जिस ठेकेदार की निगरानी में यह सड़क बनी या जिसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, जिसकी लापरवाही से सड़क का गड्ढा बना रहा, खुला रहा, ट्रैफिक उस पर चलता रहा, उन लोगों के इस मौत वाले गड्ढे की जो वजह बने, उन तमाम लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? इनका नाम FIR में क्यों नहीं होना चाहिए? एक तरफ बेंगलुरु का वो चेहरा है जिसे देखकर हम फख्र करते हैं, आसमान छूती इमारतें हैं, दुनिया के सबसे बड़े टेक हब,
स्टार्टअप्स और एआई की बातें यहाँ पर होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ है बेंगलुरु का वो भयानक सच जो हर दिन लोगों का खून पी रहा है। ट्रैफिक का ऐसा बुरा हाल है कि 10 किलोमीटर जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और अगर सड़क वहां खाली मिल जाए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, तो इन सड़कों के गड्ढे आपका इंतजार कर रहे होते हैं, जो कभी भी जानलेवा साबित हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बेंगलुरु की सड़क की वजह से किसी की जान गई हो। सरकारी आंकड़े, जी हाँ, सरकारी आंकड़े गवाहें कि साल 2021 से 24 के बीच बेंगलुरु में गड्ढों की वजह से 452 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 127 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या ये मौत सिस्टम की ओर से किए गए कत्ल नहीं है? सड़कों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। लोग टैक्स भरते भरते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न में मिलती है टूटी हुई ये सड़कें और मौत का डर। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर टैक्स पेयर के दिल में चुभता है। बेंगलुरु कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक तरह से ग्रोथ इंजन है। कर्नाटक को हर साल जो लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बेंगलुरु शहर से आता है। फिर भी बेंगलुरु के हिस्से में ये मौत के गड्ढे क्यों हैं? आइए आपको पैसों का भी गणित और पावर खेल समझा देते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कर्नाटक देश का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन करने वाला राज्य है। साल 2024-25 में कर्नाटक ने करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जीएसटी रेवेन्यू दिया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बेंगलुरु से आता है। अब बात करते हैं शहर को चलाने वाले बेंगलुरु नगर निगम यानी बीबीएमपी की। बीबीएमपी का बजट कोई छोटा मोटा नहीं है। 2025-26 के लिए बीबीएमपी का बजट करीब 18,120 करोड़ का था। हैरानी होती है कि इतने भारी भरकम बजट के बावजूद शहर की सड़कें मौत बांट रही हैं। यानी कहानी कुल मिलाकर ऐसी है कि कहीं की भी हो, सरकारें, प्रशासन, व्यवस्था वो जनता के लिए कम और कमाने के लिए जैसे ज्यादा काम कर रही है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और अब बात बीजेपी सांसद और मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत की करूंगा। कहानी है पंगे की। पंगा एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगा, कंट्रोवर्सी क्वीन है कंगना रनौत। अब उनकी इस पंगे का नया सीक्वल आया है। पंगा 1, पंगा 2, पंगा 3, पंगा 4, न जाने कौन सा, आइए देखते हैं। सियासत में लगातार वो सुर्खियों में बनी रहती है। कंगना रनौत की बड़े पर्दे पर फिल्म पंगा आई थी, आपने शायद देखी भी हो, हालांकि मैंने तो नहीं देखी। इसके बाद जेन जी को गटर जनरेशन कहने के बाद उनकी फिल्म पंगा 2 आपने देखी, जब उन्होंने गटर जनरेशन का। कुछ दिनों के बाद सीक्वल 3 आया, जब उन्होंने कहा कि देश की धरोहर है जेन जी, यानी यू टर्न लिया उन्होंने अपनी पुरानी बात से, जिसको आप पंगा 3 कह सकते हैं। अब कंगना रनौत पंगा 4 सीक्वल लेकर आई। सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर कुत्ता से लोमड़ी तक दिए उनके बयान अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुनिए। लेकिन बेबाकी और बेलगाम बयानबाजी में फर्क होता है, और यही फर्क अब कंगना के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, क्योंकि जनता अब उन्हें सिर्फ फिल्मी पर्दे पर नहीं देखती, बल्कि अब उन्हें संसद में भी देखती है। कंगना रनौत के लिए करियर का एक बड़ा हिस्सा उनकी बेबाकी है। वो सीधे बोलती हैं, बेलाग बोलती हैं, बिना घुमाए बोलती हैं, और कई बार तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाती है जो तुरंत सुर्खियां बन जाती हैं, खबरों में आ जाती है, विवाद खड़े कर देती है। यही उनकी ताकत भी है, और अब यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि एक्ट्रेस कंगना और सांसद कंगना के बयान के बीच का फर्क समझना होगा। जेन जी पर दिए बयान का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कंगना रनौत ने अपने से कहीं बड़े, कहीं सम्मानित नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी बता दिया। ये तब हुआ जब दोनों एक ही इंडस्ट्री से आते हैं, एक साथ फिल्म भी कर चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह का एक बयान आया और उन्होंने उनके बयान पर एक्टर पीयूष मिश्रा ने उन पर वार किया था। कंगना रनौत ने पीयूष मिश्रा के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सच तो ये कि हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर की रोटी खाती हूँ उसकी रखवाली करती हूँ और उसके लिए लड़ती हूँ। नसीर साहब नाम लेकर संबोधित करती हैं। नसीर साहब खाते तो इस देश का है, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए। आज के समय में इंसानों के लिए कुत्ता कहलाना भी एक तारीफ है, क्योंकि वफादारी और क्यूटनेस अब बहुत दुर्लभ हो गई है। नसीरुद्दीन जैसे लोमड़ी बनने से तो कुत्ता बनना ही बेहतर है। ये कंगना रनौत के सांसद जी के शब्द हैं। नसीरुद्दीन शाह की उम्र 76 साल है, वो 54 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि कंगना रनौत की उम्र अभी करीब 40 साल के आसपास होगी। वो 20 साल से फिल्मी करियर में, दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती है, और अगर विचारों में मतभेद है तो भी नहीं।
भाषा की मर्यादा तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर शुरुआत में सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया था, सेलिब्स तब बोलेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को बोलेगा। साथ ही कहा कि एक कहावत है कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो भौंका नहीं करती, जैसे ही हड्डी उसके मुंह से गिरेगी या दांत टूटेंगे तब वो भौंकेगा। नसीर शाह की उनकी जो भाषा थी इसको भी कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। नसीरुद्दीन शाह ने तो कहावत का जिक्र किया था, लेकिन लगता है कि कंगना रनौत ने इसे पर्सनल ले लिया और पर्सनल अटैक भी शुरू कर दिया, जबकि नसीरुद्दीन शाह ने किसी का नाम नहीं लिया था। यहां तक कि इस पूरे विवाद में कंगना रनौत तो थी भी नहीं। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर पीयूष मिश्रा ने पलटवार किया। पीयूष मिश्रा रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्हें नसीरुद्दीन शाह का बयान याद दिलाया गया तब उन्होंने नसीरुद्दीन साहब से सवाल किया। पीयूष मिश्रा के इसी बयान के समर्थन में कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कंगना किसके पक्ष में है, सवाल यह है कि क्या एक सांसद की भाषा भी वही होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर होने वाली बहस में इस्तेमाल होती है। जबकि कंगना को तो पास्ट में उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब टोक भी चुके हैं उनकी इसी तरह की भाषा को लेकर। कंगना अब एक सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, वो जनता की चुनी हुई सांसद हैं और जब संसद का कोई सदस्य बोलता है तो उनके शब्द सिर्फ उनका निजी गुस्सा नहीं होते, उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी भी साथ साथ चलती है। अब बहस सिर्फ नसीरुद्दीन शाह बनाम पीयूष मिश्रा की नहीं रह गई, बहस सांसद कंगना रनौत की भाषा पर छिड़ी। अब अपने बयान का बचाव करते हुए, जी हाँ, पहले तो वो जेन जी को गटर जनरेशन बोलती हैं, फिर उसको कहती हैं कि नहीं ये तो धरोहर है देश की, क्योंकि मोहन भागवत साहब का बयान आ गया था। आपको होगा, याद होगा मुंबई में जिन्होंने कहा था कि जेन जी जो है वो देश विरोधी नहीं है, वो हमसे अधिक समझदार है, हमसे अधिक देशभक्त हैं। कंगना रनौत उसके बाद पलट गई थी और कहा था कि नहीं ये तो धरोहर है। लेकिन अब फिर उन्होंने जेन जी पर जो गटर वाला बयान दिया था उसका उसी पक्ष में दोबारा खड़ी हो गई हैं। बॉलीवुड पर सवाल उठा रही हैं, नसीरुद्दीन शाह पर पड़ोसी देश के पक्ष में लड़ने का आरोप भी लगा रही है। ये दोगलापन फिल्म इंडस्ट्री का भी नहीं चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो घड़ियाली आंसू जंतर मंत्र के लिए बहा रहे थे, वो सेम आंसू इनको अब ये बच्चों के लिए भी झारखंड में भी बहाने चाहिए। उनकी भी तो दुविधा है। और कोई जेनजी नहीं है, हम खुद युवा हैं, हम खुद नारी हैं, हमें जो है युवा विरोधी बना दिया है। हम क्यों युवा विरोधी बनेंगे? हम तो खुद युवा है, खुद वर्किंग वुमन है, खुद करियर वुमन है, खुद एक ऐसे छोटे मुकाम से उठकर ऊपर आए हैं। ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं। आई वांट टू नो कि अब पार्टीशन को भी इतने साल हो गए हैं, तो ये लव स्टोरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? कंगना रनौत जितना सफाई देने की कोशिश करती हैं उतना ही वो उसमें फंसती जाती है। कंगना के बयान लगातार उनकी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करते रहे। आपको याद दिला रहा हूं कि कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन और गटर छाप कह दिया था, जिसके बाद उनकी अपनी ही पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तस्वीर बदली। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जेनजी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया तो कंगना ने उसके बाद युवाओं की ताकत को धरोहर बताते हुए देश के लिए इस जेनजी की तारीफ शुरू कर दी। देखिए कंगना अपने बयानों पर अब क्या सफाई दे रही थी, ये अतीत के बयान। अगर हम किसी युवा वर्ग को संबोधित करें तो इसका मतलब ये तो ना है कि सब बताइए मेरा ऐसा कहा मैंने लिखा है कि सब युवा गटर है। मैंने स्पेसिफिकली सम पीपल या सम वुमेन, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। देखिए जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। देखिए जेनजी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। जो ताज़ा बयान दिया उन्होंने, जो आप अभी एनआई की बाइट देख रहे थे, उसमें वो कह रही कि सम पीपुल कहा मैंने, सम कंगना, सम को कॉकरोच का। लेकिन जब उन्होंने ये जो बयान चल रहा है, ये जो हरी साड़ी में ये इसमें सम शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, और जो पुराना बयान था पिंक साड़ी वाला उसमें वो कह रही हैं गटर जनरेशन। तो गटर जनरेशन में तो जनरेशन तो सभी के लिए होता है, उसमें फिर सम कहाँ से आ गया? कंगना रनौत ने भले ही यू टर्न लिया हो, यू टर्न कर लेके फिर एक यू टर्न लिया हो, लेकिन शब्दों के तीर तो छूट चुके हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में, कैमरे के ज़माने में, डिजिटल युग के ज़माने में कुछ भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। सब जो आप कह चुके हैं, कर चुके हैं कैमरे के सामने, वो दोबारा निकाल लिया जाता है। तीर भले ही छूट चुके हैं, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है लंबे समय तक। जेन जी को गटर जनरेशन बताने वाले बयान का मामला
कोर्ट पहुंच गया है। आगरा की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, राजद्रोह और आईटी एक्ट कई धाराओं में कार्रवाई की मांग तक अब कर दी गई है। कंगना रनौत के पूरे करियर से विवादों का पुराना नाता है। ये भी कह सकते हैं कि जहां कंगना होती है वहां विवाद होना लगभग तय मानिए। कंगना का फिल्मी करियर ही अब आप देख लीजिए। कॉफी विद करण शो में कंगना ने करण जौहर को नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर और बॉलीवुड का मूवी माफिया कहा था। क्रिश 3 के समय कंगना और ऋतिक रोशन के बीच कथित रिलेशनशिप की अफवाहें सामने आई थी। बाद में कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा, जिस पर ऋतिक ने डिफेमेशन का केस उन पर किया। दीपिका पादुकोणे की मेंटल हेल्थ कैंपेन को पीआर स्टंट कंगना ने करार दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को उन्होंने गटर कहा था। जाने माने फिल्मी गीतकार जावेद अख्तर ने भी मानहानि का केस किया। बाद में कंगना ने उनसे माफी मांगी और ये केस वापस हो पाया। अब कंगना रनौत सियासत में है तो जेन जी पर गटर से धरोहर तक और नसीरुद्दीन शाह पर कुत्ता से लोमड़ी तक कंगना रनौत के बयान लगातार सुर्खियां तो बटोर लेते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सुर्खियों से आगे भी कोई जिम्मेदारी होगी? आखिर कंगना कब समझेगी कि सांसद की जुबान सिर्फ उनकी नहीं होती है, उनके साथ जनता की उम्मीद और पद की गरिमा भी जुड़ी होती है। मैं ये देखना चाहूंगा कि कंगना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडी हिमाचल की और वहां के लोगों के बारे में कब और कितना बोलती हैं और किस तरीके से बोलती हैं, ताकि वो भी हेडलाइंस बने और सुर्खियां बटोरी जाए, ना कि इस तरह के विवादित बयान देकर वो गलत वजहों से सुर्खियों में बंधी रहे। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करता हूं पब्लिक व्यू की। मेरा फेवरेट सेगमेंट आज के व्यू में संध्या चौधरी जी का ये पोस्ट है मिड डे मील स्कीम के बारे में। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे, बच्चे देश का भविष्य हैं। मिड डे मील स्कीम पर ही सुजीत सिंह का एक पोस्ट है, खराब गुणवत्ता का भोजन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मजाक है। जिम्मेदार विभागों को भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच करनी चाहिए। बच्चों को पौष्टिक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना उनका अधिकार है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।